बिहार में एनडीए में तनातनी की खबरों के बीच आरजेडी नेता के एक दावे से माहौल गर्म हो गया है। श्याम रजक ने दावा कर दिया कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। आरजेडी पर पहले भी आरोप लगा है कि वो एनडीए की सहयोगी पार्टियों पर चारा फेंक रही है। लेकिन इस बार दावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बारे में किया गया। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने वाले श्याम रजक ने दावा कर दिया कि जेडीयू के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है कि अपने आप में जनता दल के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारी चीज आ रहे हैं। इससे पहले उदय नारायण चौधरी ने सीधे नीतीश कुमार को ऑफर देकर माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी को सीएम पद के लिए समर्थन दें तो आरजेडी नीतीश को पीएम पद के दावेदार के तौर पर समर्थन देगी। लेकिन इसके उलट श्याम रजक ने जेडीयू में फूट के संकेत दे दिए। कहा कि बिहार सरकार में बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी की वजह से जेडीयू के कई विधायक परेशान हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जवाब में कहा कि कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है तो बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम रजक ने साफ कहा कि इंतजार जेडीयू के 25 विधायकों के पार्टी छोड़ने का है ताकि उन पर दल बदल का कानून लागू ना हो। हालांकि एनडीए के नेताओं ने इसे श्याम रजक का ख्याली पुलाव बताया है। कानपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। चोरी के आरोप में एक मासूम को बुरी तरह से मारा पीटा गया। एक दुकानदार ने नाबालिग को जूते से जमकर पीटा। मासूम पिटता रहा, लेकिन सड़क पर मौजूद किसी भी शख्स ने उसकी मदद नहीं की। मासूम पर चोरी का आरोप लगाकर दुकानदार ने उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि डर की वजह से मासूम ने पुलिस से इसकी शिकायत तक नहीं की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके लवायपुरा में सेना ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। लवायपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ करीब 15 घंटे चली। पश्चिम बंगाल में सांसद सुनील मंडल को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सुनील मंडल कुछ दिन पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी कार पर पत्थरबाजी हुई थी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण को देखते हुए ब्रिटेन की उड़ानों पर लगी रोक को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में कोविड-19 का नया संक्रमण पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इस कार में पैदल लोगों और दोपहिया वाहनों से टक्कर से बचाने के लिए खास फीचर्स दिए गए हैं। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने चेन्नई में बीजेपी का दामन थाम लिया। शिवा ने महज 17 साल की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और 1987 में संन्यास ले लिया था। शेयर बाजार बुधवार को भी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 133 अंक उछलकर 47,746 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंक ऊपर 13,981 पर बंद हुआ। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर में मंगलवार की शाम से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। आज इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर में कल शाम 4 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। कल से शुरू हुआ ऑपरेशन आज भी जारी रहा। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था और आज भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। ये 2 दिन की 2 तस्वीरें हैं। रात भर मुठभेड़ चलती रही। कल शाम 4 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई थी। आतंकी छिपे हुए थे, जिनको खोज कर निकालना सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को न सिर्फ खोजा बल्कि उन्हें खत्म कर दिया है। इस बीच कश्मीर में एलओसी से सटे इलाके से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। बालाकोट सेक्टर से 2 पिस्टल, 2 ग्रेनेड और कारतूस जब्त किए गए हैं। खबर के मुताबिक बालाकोट से ही 2 आतंकियों ने घुसपैठ की थी। बाद में दोनों आतंकी श्रीनगर के मुगल रोड इलाके में एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सीमा के पास सेना और सुरक्षा बलों के जवान एक बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना को सीमा पर आतंकियों द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन सेट के एक्टिव होने की भनक लगी।
टीम इस वक्त सांबा जिले के उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में है जहां पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे यहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। आपको बताऊं ये वही इलाका है, वही एरिया है जहां पर जो सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था, एक थोराया सेट जो सैटेलाइट फोन रहता है वो यहाँ पर उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हुई, जिसके बाद से आपको बता दूं कि पूरा जंगल का जो इलाका है वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं जो थोराया सेट खासतौर पे इसकी जो मूवमेंट जो है यहाँ पे डिटेक्ट होने के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, उनसे भी जो है मेंढर सेक्टर जो पुंछ का पड़ता है वहाँ पर थोराया सेट की एक्टिविटी देखी गई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और अब यहाँ देखेंगे उसी के बाद से यहाँ पर भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये वही इलाका है, ये वही जंगल का इलाका है जहाँ पर आतंकियों ने उस सैटेलाइट फ़ोन को जो है ऑन किया, जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकी पिछले कुछ समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ऐसे में यहाँ आतंकी जो हैं सीधे तौर पर एक बड़ी जो घटना को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करके पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन और अन्य तरीक़ों से कम्युनिकेट अपने जो आकाश से सरहद के पार बैठे हैं उनसे कर रहे हैं। और उन्हीं आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार सुरक्षा बल और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो जुटे हुए हैं। आप देखेंगे एक घने जंगल का इलाका है जिस इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर पिछले 1 साल की बात करें 2020 में 200 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं और जो मौजूद आतंकी थे उनको तो मार गिराया गया, मगर पाकिस्तान की मंशा यही कि सरहद के पार से किसी भी तरीके से जो है इन आतंकियों को जो है वो यहाँ तक पहुँचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ान जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के फैलने के खतरे को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी, कानपुर और लखनऊ के घरों पर ईडी ने छापेमारी की। उनके निजी ड्राइवर रामराज और छोटी के पास 200 करोड़ की संपत्ति पाई गई। उत्तर प्रदेश में चंदौली के कोर्ट परिसर में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में एक बाइक आकर जल गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संजय राउत की पत्नी को दिए गए ईडी के नोटिस को गलत बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। ऐसे महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार है। इसको गिराने की कोई पार्टी की ताकत नहीं, कोई पक्ष इसको गिरा नहीं सकता। बड़ी मजबूती से, बड़ी अच्छी तरीके से तीनों पार्टी की सरकार यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे स्थिर सरकार हमारी है। पूरे 5 साल में उसके आगे भी हम अच्छी तरीके से काम करेंगे। हाँ, ईडी के जरिए कोई राजनेता समझो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर टिप्पणी करता है या कोई भारतीय जनता पार्टी के जो धोरण है उसके ऊपर टीका करता है, तो उसके ईडी का नोटिस भेज के उसको एक प्रकार से तकलीफ देने का काम जो हो रहा है, इस प्रकार का राजकारण कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया और इस प्रकार का राजकारण नहीं करना चाहिए। राजकारण करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए ईडी का उपयोग करना ये सरासर गलत है। सीएम योगी की पुलिस से बदमाशों को डर लगता है। मुजफ्फरनगर में 3 अपराधियों ने थाने पहुंचकर अपराध से तौबा करने का शपथ पत्र दिया। अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से बदमाश डरे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में 3 बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से थाने पहुंचकर शपथ पत्र दिया और कहा कि अब अपराध नहीं करेंगे। इन तीनों अपराधियों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गोली से डर लगता है, लिहाजा वो अपराध से तौबा करने के लिए तैयार है। मेलबर्न में मिली हार से ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर है, लेकिन उनकी चिंता और बढ़ गई है क्योंकि अगले टेस्ट के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा की वापसी हो गई है।
आ रही है बड़ी खबर। कंगारुओं को सता रहा है अब नया डर। अपना क्वारंटीन खत्म कर रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। 14 दिन के वनवास के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब रोहित शर्मा अपनी टीम के साथियों से मिले। Five bowlers about Rohit. He joins the team tomorrow, so we'll have a chat with him to see where he is placed, physically, because he's been in quarantine for the last couple of weeks. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को पीटने के बाद वैसे तो टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट के लिए सिडनी पहुंचना था, लेकिन अब टीम 4 जनवरी को सिडनी जाएगी। इसीलिए रोहित 30 दिसंबर को मेलबर्न में ही अपनी टीम से जुड़े। अब वो 31 दिसंबर से ही तीसरे टेस्ट की तैयारियों में जुट सकते हैं। इस खबर ने कंगारुओं की नींद उड़ा दी है। इस खबर ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की न्यू ईयर पार्टी खराब कर दी है। Yeah, definitely play. For mine, he's a better test player now than Agarwal and Prithvi Shaw. So if he's fit, he'll slot straight back into the top of the order. क्योंकि रोहित के आने से टीम इंडिया को न सिर्फ मजबूती मिलेगी, बल्कि पुल और हुक मारने की उनकी ताकत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को डराने और हराने दोनों के काम आएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा को ओपन कराने और मिडिल ऑर्डर में खिलाने पर विचार हो रहा है। पिछली बार जब रोहित ऑस्ट्रेलिया में खेले थे तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में ही जगह मिली थी। विराट के जाने के बाद जो जगह खाली हुई थी, रोहित उसे पूरा कर सकते। इसीलिए तो शर्मा जी की टीम से जुड़ने वाली खबर ने ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली सी मचा दी। ऊपर से कंगारुओं के खिलाफ उन्हीं की धरती पर रोहित के रिकॉर्ड भी इतने शानदार हैं कि रोहित अब मौका मिलते ही वही प्रदर्शन दोहराने को बेताब हैं। यानी यही वजह है कि भारतीय कप्तान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। Yes, we are excited about Rohit coming back into the test team. He's actually eagerly waiting to come back and join the team. Spoke to him yesterday and he's really excited about it. तो तैयार हो जाइए, रोहित करेंगे अब कंगारुओं पर वार और टीम इंडिया है एक बार फिर सिडनी का संग्राम जीतने को बेकरार। तभी तो पूरी टीम मिलकर कर रही है शर्मा जी का स्वागत। पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया निशाने पर रही थी और तंज करने वालों में ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ी भी थे, लेकिन मेलबर्न में जीत हासिल करके टीम इंडिया ने सभी को करारा जवाब दिया है। अब जुबान पर ताला लगा लो। एडिलेड के बाद चल रहे थे बयानों के तीर, लेकिन मेलबर्न में सिकंदर बने रहाणे के भी। पहले टेस्ट में टीम इंडिया की एक पारी में 36 रन पर ढेर होने के बाद कंगारुओं ने जिस तरह के बयान दिए, उन सब की टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। One win that will be extremely special as this one for a lot of reasons. This team minus Virat, the batting giant that India has had over the last decade or so, is not that easy, and Jinx stood up, and that's one of the finest cricketing knocks I've seen, and that really set us up. Yeah, the series is leveled, so all of us are really confident, and this victory was really important for us to stay alive in the series. Batsmen are scoring runs, bowlers are taking wickets, so hopefully as a team we continue the same momentum and hopefully we'll win the next game and try and seal the series in Australia. That would be a great as a team. जरा गौर से सुन लो, जरा ध्यान लगा लो। ये भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ललकार है। पहले टेस्ट में हार के बाद दूसरे टेस्ट में मिली जीत ने कंगारुओं को करारा जवाब दिया है। अब सीरीज 1-1 से बराबर है। ये वो टीम है जो विराट के बिना जीती है। ये वो टीम है जो शमी, रोहित और ईशांत के बिना जीती है। ये वो टीम है जिसने कंगारू खिलाड़ियों की बोलती बंद कर दी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा था कि कप्तान विराट कोहली के स्वदेश लौटने के बाद टीम इंडिया को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 4-0 की हार झेलनी पड़ सकती है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, अब कुछ गंभीर घाव खुल गए हैं, ये क्लीन स्वीप का अच्छा मौका हो सकता है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज माइकल वॉन ने भी एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए 4-0 से भारत की सीरीज हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। मेलबर्न में भारत को मिली जीत इन सबको करारा जवाब है और अब जब सिडनी में टीम खेलेगी तो एक और जीत इन सबको वो सबक देगी जो शायद आज के बाद इन्हें कुछ भी बयान देने या फिर भविष्यवाणी करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ा दी गई है।
वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख अब 28 फरवरी हो गई। इधर मथुरा में आरएसएस कार्यालय पर पथराव से हड़कंप मच गया। केशव भवन पहुंचे कुछ हंगामा कर रहे लोग, जहां एकाएक उन्होंने पथराव किया और कार्यालय पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभाग कार्यालय केशव भवन पर पथराव करते हुए हमला कर दिया। इस हमले में संघ कार्यालय पर मौजूद 2 कर्मचारी चोटिल हो गए। के करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर, और इस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा जो उसको डैमेज हुई है, और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे ये जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। गुजरात से लोकसभा सदस्य मनसुख वसावा बीजेपी छोड़ने के फैसले से पलट गए हैं। गुजरात से लोकसभा सदस्य मनसुख वसावा बीजेपी से इस्तीफा देने के अपने फैसले से पलट गए हैं। मनसुख वसावा ने कहा कि उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद पार्टी छोड़ने का विचार त्याग दिया है। टीआरपी फर्जीवाड़े में आरोपी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल में पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की कार हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में पूर्व कप्तान बाल बाल बच गए। गुजरात में सूरत जिले के पलासा और ककरोदा पुलिस स्टेशन में 2 करोड़ की शराब को नष्ट कर दिया गया। हैदराबाद में 9 साल का एक बच्चा मुंह से कमाल की पेंटिंग बनाता है। एक हादसे में बच्चे ने हाथ और दोनों पैर गंवा दिए थे। इस बच्चे की मदद के लिए एक पेंटर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 5 फीट 8 इंच लंबी लौकी उगाई गई है। ये लौकी सभी लोगों का ध्यान खींच रही है। मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। शिक्षा मंत्री 31 दिसंबर को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर पूरी जानकारी देंगे। नए साल से एक दिन पहले छात्रों का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने साफ कह दिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि लिखित ही करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक सभी बच्चों के पास ऑनलाइन एग्जाम देने की सुविधा नहीं है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मार्च आव के आयोजन का ऐलान कर सकते हैं। इन घटनाएं के दौर में हमने ऑनलाइन पर काफ़ी कुछ जाने की कोशिश की। मुझे लगता है यदि देखा जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी छात्रों की संख्या देखी जाए तो अमेरिका की जनसंख्या से भी बड़ी है, 33 करोड़। इन 33 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर लाने की जो चुनौती थी उसको हम काफ़ी कुछ हमने कवर किया। लेकिन अभी भी कुछ प्रतिशत तो ऐसा है जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और हमारा लक्ष्य है कि अंतिम छात्र तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोई विचार नहीं है। अभी तो लिखित परीक्षाएं जो परीक्षाएं होती हैं जिस तरीके से उसी तरीके से परीक्षा करने का विचार है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वहीं इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के शांति निकेतन का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दौरा किया। यहां उन्होंने गांव में एक घर में भोजन बनाने में हाथ बटाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्वास्थ्य विभाग संत विहार कॉलोनी में डोर टू डोर जांच करा रहा है। यहां ब्रिटेन से लौटी 2 साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के थाना भोपा में 3 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। तीनों अपने साथ शपथ पत्र लेकर पहुंचे और कहा कि उन्हें गोली से डर लगता है, इसीलिए हथियार डाल रहे हैं।
मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रवेश पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट के करक में स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में उन्मादी भीड़ ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर को आग के हवाले भी कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, सामने आया है, जिसके बाद इसमें नजर आ रहा है कि कैसे हजारों लोगों की भीड़ मंदिरों की दीवारों और छतों को तोड़ती हुई दिख रही है। मंदिर पर भीड़ ने इस कदर हमला किया कि मंदिर को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। पाकिस्तान में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। वायर ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी नाम के ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को ट्वीट किया गया है, जिसमें मंदिर को तोड़ते हुए लोगों को साफ देखा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बाकायदा स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर थे, लेकिन वो मूकदर्शक बने रहे क्योंकि मंदिर जमीन के नीचे धंसा हुआ था। करक जिले के तेरी गांव में ये ऐतिहासिक मंदिर है और परमहंस जी महाराज की समाधि है। हमें एक न्यायालय के फैसले के मुताबिक जीर्णोद्धार और विस्तार किया जा रहा था, यानी कि कोर्ट की परमिशन थी, प्रशासनिक इजाज़त थी इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की, इसको दोबारा से बनाने की, इसको आगे बढ़ाने की, लेकिन इसको तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं।